आइए देखते हैं भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से। भूगोल में भी हम लोग जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक बात हम क्लियर बता दें कि यह वीडियो अगर यूट्यूब पे जाए भी तो यूट्यूब के बच्चे ध्यान से समझ लें कि हमारा मेन मकसद रहेगा कि जितना भी लुसेंट का टॉपिक है वह एक एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए। क्लास में पढ़ाने का सबसे मुख्य कारण रहेगा आपको एक वीडियो मिलेगा, एक ही वीडियो में याद कराया जाएगा। आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, अगर प्लेलिस्ट पढ़ाया हुआ रहेगा तब आप अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ाने के बाद इतना हम आपको वादा करते हैं कि क्लास में ही याद कराने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, जीके में परेशानी आ रही है, तो आप यह वीडियो आसानी से देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं भूगोल के बारे में। तो अगर भूगोल की बात की जाए तो सबसे पहले यह बात आपके मन में आएगी कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। जो ये बात आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का नाम भूगोल, जिसके इंग्लिश में जियोग्राफी बोला जाता है, तो भूगोल शब्द किसने दिया होगा। इसका नाम हम कुछ और दे सकते थे, लेकिन भूगोल ही किसने दिया। तो भूगोल जो शब्द है, सबसे पहले अगर इसके बारे में देखा जाए तो भूगोल शब्द, जो भूगोल ये शब्द है, यह इरेटोस्थनीज ने दिया था। इस शब्द की, भूगोल शब्द की बात किया जाए तो यह शब्द किसने दिया था, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द दिया था। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव निकाल के आपको पढ़ाएंगे ताकि एग्जाम में, जहाँ वनडे एग्जाम हो, वहाँ आपका क्वेश्चन ना फंसे, ठीक है। सारा का सारा आपका क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने, ठीक है। जो इरेटोस्थनीज थे, जो यह इरेटोस्थनीज थे, यह कहाँ के विद्वान थे, तो यह ग्रीक के विद्वान थे। सबसे बात आपसे पूछा जाएगा पहले कि इरेटोस्थनीज जो थे कहाँ के वैज्ञानिक थे, इंडियन वैज्ञानिक थे कि पाकिस्तानी वैज्ञानिक थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो यह ग्रीक विद्वान थे। पहला चीज आपसे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है वो मैं लिख दे रहा हूं। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द से बना हुआ है। जो भूगोल शब्द है, दो शब्द से बना हुआ है, दो ओरिजिनल शब्द से बना हुआ है। इसका वास्तविक शब्द जिसे बोला जाए, कौन कौन सा दो शब्द यहाँ पे लिखा जाए, अगर दो मूल शब्द से बना हुआ है। एक मूल शब्द है भू और दूसरा है गोल, ठीक है। यानी कि अगर इंग्लिश का बात किया जाए, पहला बात कि इसे इंग्लिश में जियोग्राफी बोला जाता है। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, जियोग्राफी, GRAPHY। तो दो शब्द निकल के आया, एक जियो निकल के आया, एक ग्राफी निकल के आया। तो जो जियो शब्द का अर्थ होता है, तो वह आपको हम बता दें कि इसका मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि अगर कहीं भी आपको जियो शब्द दिखाई दे किसी के पहले, तो समझ जाइए कि वो पृथ्वी के बारे में ही कोई आपका स्टडी है। और ग्राफी का मतलब होता है, ग्राफिक्स का मतलब होता है वर्णन, ठीक है। यानी कि यहाँ से दो शब्द निकल के आए जियोग्राफी में, पृथ्वी का जो वर्णन करे, जो विषय पृथ्वी का वर्णन करे, उस विषय को ही हम लोग भूगोल कहते हैं, ठीक है। अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी, इसमें दो शब्द है, भू प्लस गोल। यानी कि भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, और गोल मतलब गोल है। यानी कि गोल पृथ्वी के बारे में जो सब्जेक्ट अध्ययन करता है, उसी सब्जेक्ट को हम लोग भूगोल नाम दे दिए हैं। और इसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन निकल के आया। भूगोल शब्द किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज कहाँ के विद्वान थे, ग्रीक विद्वान थे। इरेटोस्थनीज जो भूगोल शब्द दिए थे, उसे इंग्लिश में जियोग्राफी बोला जाता है। जियो का मतलब, जियो यह है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पृथ्वी होता है। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, वर्णन होता है, इस किसी के बारे में बताना, वर्णन करना, व्याख्या करना, ठीक है। यानी कि दोनों को एक साथ अगर बात देखा जाए तो क्या आएगा, पृथ्वी का वर्णन। क्या आ जाएगा आपका अर्थ, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखा जाए। भूगोल के नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाए कि भाई भूगोल का नामकरण से संबंधित जो भूगोल है, भूगोल का नामकरण से संबंधित
कि भूगोल का नामकरण किसने दिया, जो भी मैंने बताया ग्रीक विद्वानिक थे। तो ग्रीक विद्वान का मतलब कहाँ हुआ, कोई देश होगा ना, तो यह देश मतलब यूनान का बारे में हम बात कर रहे हैं। कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, यूनान के बारे में। यूनान जो देश है वहाँ के जो भाषा है ग्रीक भाषा है, वहाँ के विद्वान को हम लोग ग्रीक विद्वान बोलते हैं, ठीक है। तो यूनानी भाषा को हम बोल रहे हैं, यूनान के निवासी थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि भूगोल का जो नामकरण का श्रेय जाता है, इसका जो श्रेय जाता है, यह श्रेय भैया किसको जाता है, तो यूनान के निवासी को। किसको जाता है, यूनान के निवासियों को, यूनान के निवासी, यूनान के निवासी लोग को भूगोल के नामकरण का श्रेय दिया जाता है। भारत के निवासी को नहीं दिया जाता है, पाकिस्तान के निवासी को नहीं दिया जाता है। यूनान के जो नाम, भूगोल का जो नाम दिया गया है, उसका श्रेय यूनान के निवासी लोग को दिया जाता है। आगे अब बात किया जाए भूगोल के बारे में, धीरे धीरे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक विद्वान का नाम आ रहा है हिकैटियस। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक विद्वान थे हिकैटियस। हिकैटियस, इस विद्वान के बारे में क्या बात है भाई, हम एक एक वर्ड लिखवाएंगे, एक भी वर्ड छोड़ेंगे नहीं। हिकैटियस, तो हिकैटियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी। क्या लिखा, हिकैटियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी, ठीक है। इस पुस्तक का नाम क्या था, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है हिकैटियस ने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या था भाई जी, नाम बताइए। तो इस पुस्तक का जो नाम था वह नाम था जस पीरियोडस। क्या नाम था, जस पीरियोडस। जस पीरियोडस, जस पीरियोडस, इनकी पुस्तक का नाम था जस पीरियोडस, ठीक है। अब आगे हम बताएंगे कि इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा, लेकिन यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन आएगा कि जस पीरियोडस जो पुस्तक है वह किसने लिखा, हिकैटियस ने। यानी हिकैटियस की यह पुस्तक है जस पीरियोडस। जो जस पीरियोडस की हम बात कर रहे हैं, यह एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है यह, किसने लिखा है, हिकैटियस ने। आप बोलते हैं ना कि लुसेंट आपको याद नहीं होता है, एक एक लाइन आपको समझ में नहीं आता है, एक एक लाइन समझाएंगे भी, याद भी कराएंगे, टाइम लगेगा लेकिन याद होगा। चलिए, जस पीरियोडस ने। अच्छा आप बोलिएगा कि ठीक है जस पीरियोडस आपने लिख दिया, इस जस पीरियोडस का कुछ मतलब होता होगा हिंदी में ना, जैसे बुक का मतलब पुस्तक होता है, कि चेयर का मतलब आप कुर्सी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जस पीरियोडस का भी कुछ अर्थ होता होगा, ताकि हम लोग अपने भाषा में समझ पाए। तो हाँ, जस पीरियोडस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। अगर इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। अच्छा, इसका मतलब अर्थ है आपने बोला, तो हाँ इसका अर्थ है, जस पीरियोडस का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। यानी कि हिकैटियस साहब ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम जस पीरियोडस दिया। अगर वह पुस्तक भारत में लिखी गई रहती तो उसका नाम क्या दिया जाता, पृथ्वी का वर्णन। यानी इस बुक में जो जस पीरियोडस बुक है, इस बुक में ऑफ कोर्स बात है नाम से ही कि पृथ्वी का वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन इन्होंने किया होगा, ठीक है। और क्या किया, इस बुक की खासियत क्या है, इस बुक का नाम जस पीरियोडस है। इस बुक की खासियत है इनकी जस पीरियोडस की कि इस बुक में इन्होंने भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध समावेश किया। क्या मैंने बोला, भौगोलिक तत्व का, भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध समावेश, क्रमबद्ध समावेश किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हर लाइन में है, बोला जाता है ना एक एक लाइन में इसका अर्थ छुपा हुआ है। भौगोलिक तत्व यानी भूगोलिक तत्व कहने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं जो भूगोल से संबंधित है, ठीक है, तो उस सब का क्रमबद्ध समावेश किया। क्रमबद्ध समावेश के मतलब जैसे अगर आपको घर बनाना है, ध्यान से, क्रमबद्ध का मतलब क्या हुआ, लाइन से, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, यह क्रम से बंधा हुआ है, तो इसे हम क्रमबद्ध कहेंगे। तो जो भी चीज़ भूगोल से संबंधित है और उसे क्रम से सजाया इन्होंने इस पुस्तक में,
लाइन से सजाए कि पहले नंबर पे इस टॉपिक को रखना है, दूसरे नंबर पे इस टॉपिक को रखना है, तीसरे नंबर पे इस टॉपिक को रखना है, तब जाके आप अच्छे से भूगोल को समझ पाएंगे। तो बोला कि अच्छा इन्होंने तो बहुत बढ़िया कर दिया, ठीक है। चलिए, यानी कि पूछा जाएगा आपको, बताइए कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध समावेश किया। तो वह कौन से व्यक्ति हैं? हिकैटियस है। हिकैटियस ने भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध जो समावेश किया किस पुस्तक में किया? तो अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में किया। जस पीरियोडस का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन है। इतना इसमें से ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है। इससे पहले मैंने क्या बताया? इससे पहले जस बस बताया था मैंने कि भूगोल शब्द जो है, यह जो भूगोल शब्द है, यह शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने। वह ग्रीक विद्वान थे, यूनान के थे। जो दो शब्द जियो और ग्राफी से है, जिसका मतलब होता है जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन। भूगोल का नामकरण का श्रेय किसे जाता है? यूनान के निवासी को जाता है। यूनान लोग जहाँ के थे उस निवासी को जाता है भूगोल का नामकरण। क्यों भाई? क्योंकि जो इरेटोस्थनीज थे वह यूनान के विद्वान थे, इसीलिए यूनान के लोग को जाता है इसका नामकरण का श्रेय, क्योंकि यूनान के लोगों ने किया था। अच्छा, हिकैटियस ने एक पुस्तक लिखी जस पीरियोडस। जस पीरियोडस का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, और इस पुस्तक में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया हिकैटियस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे देखते हुए। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। यानी कि आप जो भूगोल पढ़ रहे हैं, यह भूगोल को, इस भूगोल विषय को, भूगोल को एक स्वतंत्र विषय, एक स्वतंत्र विषय मतलब यानी कि इसे आप अकेले पढ़ सकते हैं, किसी दूसरे में शामिल नहीं है। जैसे मैं भूगोल पढ़ाऊंगा तो भूगोल में आपको इतिहास पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसमें अकबर बीरबल की कहानी नहीं मिलेगी, इसमें भूगोल में पृथ्वी के बारे में ही बस मिलेगा। यानी कि एक स्वतंत्र यह विषय हो गया, इसको किसी से लेना देना है ही नहीं। तो भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता 19वीं शताब्दी में दी गई। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे मान्यता दी गई, ठीक है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही, 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 19वीं शताब्दी का मतलब होता है कि 1800 से लेके 1801, 1802 ऐसे करके 1899 तक, यह सब 19वीं शताब्दी है। जैसे हम लोग जो जी रहे हैं वह किस शताब्दी में जी रहे हैं? तो हम लोग जो जी रहे हैं वह अब 21वीं शताब्दी में अभी हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि अभी कौन सा आ रहा है? 2000, देखिए ध्यान से, 2001 से लेके 2099 तक। तो यहाँ पे पहला क्या आ रहा है? पहला 20 आ रहा है 2000 में, मतलब 2020 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग का शताब्दी कौन सा हुआ? 21वीं शताब्दी हुआ, ऐसे आप समझिए। तो यहाँ 18 से स्टार्ट हो रहा है जो ईयर, तो शताब्दी कौन सा होगा? 19वां होगा। एक बढ़ा के आप शताब्दी बता दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। चलिए, तो भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में यानी 1800 कुछ में हुआ होगा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के संबंध के अध्ययन के रूप में विकसित हो गया। मैंने क्या बोला? बोला कि जैसे ही 20वीं शताब्दी आया, 20वीं शताब्दी जैसे ही आया, तो 20वीं शताब्दी में हुआ क्या कि जो भूगोल शब्द, जो मतलब भूगोल जो विषय है, यह जो भूगोल विषय के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो 20वीं शताब्दी में भूगोल विषय जो है मनुष्य और पर्यावरण के संबंध के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। यानी कि मनुष्य और पर्यावरण के संबंध, मनुष्य और किसके बारे में? पर्यावरण के संबंध, पर्यावरण के संबंध के बारे में, संबंध के बारे में विकसित हुआ विषय। यानी कि दोनों के बारे में आप बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, समझाइए। बारे में विकसित, जैसे मान लीजिए कि भूमि की बात की जा रही है, अगर पूरे भूमि की बात की जा रही है तो पूरे भूमि का मतलब क्या हुआ? यहाँ पूरे भूमि का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है अगर इसको कोई यूज करने वाला ना हो, अगर उपयोग करने वाला कोई ना हो तो यह इस भूमि का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे जिस जमीन पे हम लोग रह रहे हैं, अगर कहीं ऐसा जमीन हो जहाँ पूरा बालू बालू हो,
जहाँ पे या तो पूरा मान लीजिए कि ऐसा जगह हो जहाँ कोई रहने वाला नहीं है, उस भूमि पे ना कोई अनाज होता हो, ना कोई उपज होता हो, ना कोई रह सकता है, तो वो भूमि जो है बंजर भूमि कहलाती है, यानी कि कोई भी वहाँ रह नहीं सकता है, निवास नहीं कर सकता है, यानी कि वह भूमि हमारे काम के लायक उस समय बहुत कम रह पाएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर भूमि का संबंध जब मनुष्य के साथ हो जाएगा तो इस भूमि की उपयोगिता बढ़ जाएगी, और तभी जाके हम भूगोल के बारे में पढ़ पाएंगे कि भूगोल हमारे लिए क्यों जरूरी है, पृथ्वी हमारे लिए क्यों जरूरी है। पृथ्वी के अंदर का पेट्रोलियम जो है वह भूगोल के अंदर आएगा। पृथ्वी के अंदर का कोई कोयला हो गया, कोई सोना हो गया, या कोई पहाड़ से आपको कोई धातु मिल रहा है, यह सब किसके अंदर आएगा, भूगोल के अंतर्गत आएगा। तो वह तभी उपयोग में आ सकता है जब मनुष्य और का पर्यावरण के संबंध का बढ़िया से विकसित हो जाए, उसका विकास हो, पर्यावरण से जो हम लोग का लगाव है उसका विकास हो रहा है कि अरे यहाँ देखिए पेट्रोलियम मिल रहा है, यानी पेट्रोलियम मिला और मनुष्य ने उपयोग किया, यानी मनुष्य और पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम क्या है, एक पर्यावरण से मिलता जुलता चीज़ है। जैसे आप वायु ले लीजिए, तो आप वायु ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन का उपयोग कब हो पाता है, जब अगर इसे कोई यूज़ कर रहा है। जैसे अगर मनुष्य है, हमारे लिए कब काम का चीज़ है, जब हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं, और यूज़ कर पा रहे हैं यानी कि यह हमारे लिए उपयोग का चीज़ हो गया। तो वही मनुष्य और पर्यावरण में जो चीज़ उपलब्ध है, तो इसका विकास कब हुआ, 20वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो रही है तो आप पूछ सकते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। सबके समझ में आता है बढ़िया से। चलो ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए, सीधे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं बता दे रहा हूँ कि मनुष्य और पर्यावरण के, मनुष्य का पर्यावरण के संबंध में जो विकसित विकास हुआ किस शताब्दी में हुआ, तो 20वीं शताब्दी में। आपको यही आंसर देना है। ठीक है, जिस शताब्दी, 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से लेके आगे 1999 तक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है मैं समझा दे रहा हूँ। मेरा काम है कि एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं आगे। ठीक है, तो जो आपने बोला कि ठीक है, तब कुछ चीज़ यानी कि पर्यावरण का कैसे यूज करना है वो हमें आना चाहिए, तो हाँ एकदम बिल्कुल आना चाहिए। तो इसकी दो विचारधारा बन गई, जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के संबंध में विकसित विचार होना चाहिए, इसकी दो विचारधारा हो गई। कौन सी विचारधारा? एक विचारधारा हो गई संभववाद। संभववाद यानी कि मनुष्य पर्यावरण के साथ कैसे उपयोग करेगा, इस विचारधारा के लोग कुछ थे संभववाद के लोग थे, और कुछ जो लोग थे वह निश्चयवाद के लोग थे। धैर्य रखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। निश्चयवाद, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक बात समझा दी जाए, ध्यान दीजिए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट भी आप कर सकते हैं, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंततः उद्देश्य है कि जो भी पढ़ रहे हैं उनको समझाना। संभववाद विचारधारा क्या है, यह बात ऊपर का बात अभी छोड़िए। संभववाद एक विचारधारा है। सबसे पहले यह क्या है, एक विचारधारा है। यह क्या, चलिए देखिए, मैंने क्या बोला कि जो मनुष्य और पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन का विकास हुआ, उस अध्ययन के विचारधारा के रूप में दो विचारधारा पाई जाती है। वह कौन सी विचारधारा है? एक संभववाद, एक निश्चयवाद। आप इसके बारे में आप ना भी जाने तो कोई बात नहीं है, आपको बस क्या जानना है कि भूगोल में दो प्रकार की विचारधारा है, एक संभववाद है, एक निश्चयवाद है। ठीक है, अब संभववाद क्या है और निश्चयवाद क्या है आपको जानने की जरूरत है। चलिए हम बताते हैं कि संभववाद क्या है और निश्चयवाद क्या है। संभववाद नाम से ही आ रहा है कि संभव है। देखिए ध्यान से, संभव है। ठीक है, यानी क्या संभव है? इसके अनुसार, यानी कि संभववाद के अनुसार, मैं संभववाद के बारे में बता रहा हूँ, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी कि संभव है। नाम से देखिए कि नाम क्या है, संभव है। यानी इसके अनुसार संभववाद के अनुसार मनुष्य जो है, मनुष्य पर्यावरण में, किसमें? पर्यावरण में। बात मनुष्य और पर्यावरण की हो रही है, तो मनुष्य अपने पर्यावरण में
परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी कि मनुष्य चाहे तो पर्यावरण में कुछ परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन करने में समर्थ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाँ ये बात सही है, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो मनुष्य है पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी कि मनुष्य जो चाहे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है, अच्छा निश्चयवाद में क्या बोला गया? निश्चयवाद में बोला गया कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य के जो सारे काम हैं, मनुष्य के, धैर्य रखिएगा, मैं लास्ट में बिना समझाए आगे नहीं बढ़ूंगा। मनुष्य के सारे काम पर्यावरण के अनुसार चलता है, यानी पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं, पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, निर्धारित होते हैं। दो प्रकार की विचारधारा बन गई, एक संभववाद, एक निश्चयवाद। संभववाद के जो विचारधारा के लोग थे, यानी कुछ लोग संभववाद को मानने वाले थे, उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि भाई देखिए कि मनुष्य जो है, जो मनुष्य लोग है वह पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, जो मन वो परिवर्तन कर सकता है। यानी कि अगर उसको ऑक्सीजन की घटोतरी करनी हो तो पेड़ के काट के ऑक्सीजन को घटा सकता है। ठीक है, आज मतलब दिन प्रतिदिन वह पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ जो चाहे वो कर सकता है, वन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जो प्राकृतिक चीज़ है पेट्रोलियम है उसको यूज़ करके उसको कम कर सकता है। मतलब अपने तरफ से कुछ चीज़ को यूज़ करके कम भी कर सकता है, कुछ चीज़ अपने तरफ से बढ़ा भी रहा है। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन चाहे तो कर सकता है। कुछ लोग इसके समर्थक हैं और कुछ लोग समर्थक निश्चयवाद के हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, पर्यावरण के द्वारा ही हमारे काम होते हैं, यानी मनुष्य के जितने भी काम हैं पर्यावरण के द्वारा होते हैं। पर्यावरण अगर अपोजिट चाह दे तो मनुष्य जिंदा ही नहीं रहेगा, यानी पर्यावरण पे मनुष्य निर्भर है। यानी कि यह एकदम बात निश्चित है कि मनुष्य, आप ध्यान रखिएगा, दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं बाद में कि संभववाद के विचारधारा दोनों बात सीधे है। एक में कहा जा रहा है कि मनुष्य पर्यावरण को छेड़छाड़ कर सकता है, दूसरा में बोला जा रहा है कि मनुष्य पर्यावरण को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, दोनों बात बस थोड़ा सा अंतर है, दोनों को याद रखना है। संभव से बस याद रखें कि संभव का मतलब संभव है कि परिवर्तन करना संभव है। संभव से क्या याद रखना है? परिवर्तन करना संभव है। किस में? पर्यावरण में। निश्चय से परिवर्तन करना संभव नहीं है, जो पर्यावरण चाहे उसके द्वारा ही हमारे काम निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चन कैसे आएंगे? दोनों के क्वेश्चन आपसे परिभाषा तो पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो संभववाद एक विचारधारा है, इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? समर्थक हमारे और आपके होने से आपका नाम और मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। नाम किसका लिया जाएगा? जो बड़े बड़े भूगोलवेता हैं, भूगोल के जानकार हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक टाइप के थे, उनका नाम लिया जाएगा, जिनका नाम फेमस है। जैसे वाइडल डी ला ब्लास, नाम देखिए कितना खतरनाक इनका नाम है। अगर इनका नाम घर में किसी का रख दिया जाए तो नाम लेने में ही वाइडल डी ला ब्लास, डी ला ब्लास नाम देखिए। वाइडल डी ला ब्लास क्या है? एक वैज्ञानिक है। हम नाम लिख रहे हैं भूगोलवेता के, भूगोलवेता, ऐसे भूगोलवेता जो समर्थक हैं। ठीक है, तो एक वाइडल डी ब्लास हो गए, और कौन हो गए वाइडल डी ब्लास के अलावा? एक हो गए फैब्रे। फैब्रे, क्वेश्चन आएगा, बताइए फैब्रे जो है वैज्ञानिक, वह किसके समर्थक है? पहला ऑप्शन संभववाद के समर्थक, दूसरा निश्चयवाद के समर्थक, तीसरा दोनों के समर्थक, चौथा कोई नहीं। आपको मारना है कि फैब्रे जो है फेबर में है, नाम से क्या रहा है? फेबर। फेबर मतलब पक्ष में। किसके पक्ष में? संभव, जो संभावना है उसके पक्ष में, कि हाँ भाई यह संभव है, मैं इसके पक्ष में हूँ। तो जो संभववाद है इसके जो वैज्ञानिक है फैब्रे हैं। और क्या नाम है? वाइडल डी ला ब्लास। वाइडल डी ला ब्लास, 4 बार याद कीजिए, मन में जब बोलिए वाइडल डी ला ब्लास, वाइडल डी ला ब्लास, वाइडल डी ला ब्लास, वाइडल डी ला ब्लास। क्या बताइए कि यह बड़ा नाम आपके घर में रखना संभव है? बोलिएगा नहीं भाई,
एकदम नहीं है। यानी संभव से संबंधित याद कीजिएगा, वाइडल डी लाब्लास, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, वाइडल डी लाब्लास। संभावना एकदम नहीं है भाई, इसका संभावना की बात हो रही है। वाइडल डी लाब्लास संभववाद के भूगोलवेता है। फैब्रे संभववाद विचारधारा के समर्थक हैं। निश्चयवाद के समर्थक इसके जो भूगोलवेता हैं, यानी कि जो समर्थक है, आप बोल सकते हैं जो समर्थक है, भूगोलवेता जो हैं आप क्या लिख सकते हैं, समर्थक, आप समर्थक बोल सकते हैं, ठीक है। वाइडल डी लाब्लास और फैब्रे। निश्चयवाद के समर्थक कौन है? निश्चयवाद के समर्थक हैं रिटर। कौन है? रिटर। तो रिटर किसके समर्थक है? निश्चयवाद के समर्थक है। अच्छा, रिटर के अलावा रैटजेल, रैटजेल यह समर्थक हैं। जैसे बीजू का नाम, बीजू एक समर्थक है। किसका समर्थक है? मान लीजिएगा मैं संभववाद का समर्थक हूँ, तो मेरा नाम लिखा जाता बीजू संभववाद के समर्थक हैं। तो वैसे ही ये लोग वैज्ञानिक के नाम हैं, और ये वैज्ञानिक किस विचारधारा के समर्थक हैं, मैं उसके बारे में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपके। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसा नाम है, ये लोग क्या है? समर्थक हैं, ठीक है, समर्थक हैं यह लोग। रिटर, रैटजेल, और क्या नाम है? रिटर, रैटजेल, एलन सेम्पूल। नाम देखिए कितना खतरनाक है, एलन सेम्पूल। एलन सेम्पूल हमारे घर का शैम्पू जैसा है वर्ड। एलन सेम्पूल, रिटर, रैटजेल, उसके बाद हटिंगटन। हटिंगटन। अब आपको क्या है कि यह शब्द को याद करना। देखिए यह वीडियो आप क्यों देखेंगे? यह वीडियो आप इसलिए देखेंगे, जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं या कहीं बैठे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, तो यह वीडियो हंसते खेलते आप याद कर सकते हैं। याद कराने के लिए है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कैसे भी हो सके आपको याद करा दें। देखिए निश्चय, निश्चय मतलब कैसे भी एकदम निश्चित करना है, जो काम निश्चित होता है। रिटर, रिटर मतलब नाम क्या आ रहा है? रिटर्न, ये रिटर्न में लिखने वाला बात। जैसे मान लीजिए मैं कुछ रिटर्न में लिख के दे दूँ आपको कि यह मैं रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ कि मैं यह काम करूँगा, एकदम फाइनली करूँगा, इसमें कोई अफसोस नहीं है कि मैं नहीं करूँगा। तो आप क्या बोलेंगे कि इन्होंने तो एकदम निश्चित यह बात यह पूरा करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या रिटर्न में लिख के दिया है, यह एकदम निश्चित फॉलो करेंगे। तो निश्चयवाद के समर्थक रिटर, रैटजेल, और जो इन्होंने राइट किया है किससे? जेल पेन से किया है। रैटजेल यानी कि राइट जो किया है जेल पेन से किया है। मान लीजिए कि मैं कॉपी पर लिखूंगा तो किसी कॉपी पेन से लिखूंगा, तो जेल पेन का बात आ रहा है, यानी कि निश्चित रूप से मैंने साइन करके लिया है, यानी मैं वो काम करूंगा, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, चाहे कोई तरीका से आप याद कर सकते हैं, याद करना है आपको। तो रिटर, रैटजेल निश्चय के समर्थक हो गए। एलन सेम्पूल, अच्छा एक बात बताइए, मैं बोलूँगा कि आपको एलन शैम्पू यूज़ ही नहीं करना है, आप शैम्पू आपको यूज़ नहीं कर रहे, तो हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि आप निश्चय ही यह शैम्पू लगाएंगे ही लगाएंगे। मैं आपको अभी कैसे भी संबंध करके आपको याद करा रहा हूँ, धीरे से आपको याद हो जाएगा। जहाँ नाम आएगा एलन सेम्पूल, तो पहले दिमाग में यह तो आना चाहिए कि निश्चय है कि संभववाद है, तो यह निश्चय है कि हम शैम्पू लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए भैया, हमको तो शैम्पू लगाना ही लगाना है। तो शैम्पूल निश्चय बात हो गया। रिटर यानी कि रिटेन में मैंने लिख के दे दिया, यह काम मैं निश्चय करूँगा। रैटजेल राइट किया है जेल पेन से, यह तो काम एकदम निश्चित ही करूँगा मैं। हटिंगटन, जैसे मान लो कि मैं कोई बात आपको बोल रहा हूँ कि हटिंगटन, हटो भाई यहाँ से, जल्दी हटो, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। हटिंगटन यानी कि मैं निश्चित रूप से आपको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, आप जैसे इस वर्ड को याद कर लीजिए, हटिंगटन। यानी कि 4 वर्ड मैंने बोला है और 6 वर्ड बोला है। आप 6 वर्ड आपको देखिए याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। जैसे मैं शब्द लिख रहा हूँ फैब्रे, एक वर्ड हो गया रिटर, आप खुद बताइएगा। रैटजेल, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगा। वाइडल डी लाब्लास, वाइडल डी ला ब्लास, फिर एलन सेम्पूल। सबसे पहले यह नाम हमको याद होना चाहिए ना, शैम्पूल। और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे
लाइव मेरे से, वो ज़रूर आंसर इसका बताएंगे। ठीक है, एलन शेम्पुल। उसके बाद अगर आपका नाम लिया जाए, क्या नाम था, रिटर रैटजेल हटिंगटन, बताइए फैब्रे जो है वह किस विचारधारा के समर्थक है? तो फिर फैब्रे जो है संभववाद के हैं। बहुत बढ़िया, संभववाद विचारधारा के, संभववाद। रिटर जो है किस विचारधारा के समर्थक है? निश्चयवाद। आपको घर पे याद कर लेना है, निश्चयवाद। रैटजेल निश्चयवाद के समर्थक हैं। वाइडल डी ब्लास संभववाद। एलन सेम्पुल निश्चयवाद। बहुत बढ़िया, निश्चयवाद। हटिंगटन निश्चयवाद। तो यह जो हो गया, यह समर्थक है। अब कोई आप में से बता दीजिए कि संभववाद विचारधारा का अर्थ क्या होता है, इस विचारधारा में लोग क्या सोचते हैं, और निश्चयवाद का मतलब क्या है, बता दीजिए, तब हम समझेंगे कि आपको पढ़ाई समझ में आ रही है। संभववाद किसे बोला जाता है? बहुत बढ़िया। संभववाद में क्या होता है कि मनुष्य पर्यावरण में छेड़छाड़ कर सकता है, संभव है, लेकिन निश्चयवाद में होता क्या है कि पर्यावरण के अनुसार मनुष्य चलते हैं, इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता उतना, जो पर्यावरण है उसी के अनुसार हमको चलना है, इसका मतलब यह है। और निश्चयवाद के जो समर्थक है उसका नाम आपके सामने है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आपको याद हो गया होगा। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। इसी में एक वर्ड आपका आया है कि रैटजेल। रैटजेल जो वर्ड है, इस वर्ड से आप याद कीजिए कि रैटजेल जो है नवीन निश्चयवाद के संस्थापक है। यह निश्चयवाद के तो समर्थक हैं, लेकिन रैटजेल को नवीन निश्चयवाद का समर्थक कहा जाता है। नवीन निश्चयवाद का समर्थक, निश्चयवाद का समर्थक। जो भी बच्चे हैं व्हाट्सएप पे हाई करके, फ़ोन नहीं करना है आपको, व्हाट्सएप पे हाई करके पीडीएफ मांग सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो। देखिए रैटजेल, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि बताइए एक नवीन निश्चयवाद, यानी कि निश्चयवाद तो है भाई, नया निश्चयवाद के समर्थक कौन है? तो रैटजेल। नवीन, आजकल का निश्चयवाद का समर्थक कौन है भाई? रैटजेल। रैटजेल जो वैज्ञानिक है नवीन निश्चयवाद के समर्थक हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि नवीन निश्चयवाद के समर्थक कौन है? तो रैटजेल। ठीक है, कौन है भाई? तो रैटजेल है, नाम ध्यान से देख लीजिए, रैटजेल नवीन निश्चयवाद के समर्थक है। आइए फिर आपसे क्वेश्चन हम पूछेंगे, इसलिए ध्यान से ये सब बात रखे रहिएगा। हाँ, चूँकि यह जो क्लास है आपको याद कराने से संबंधित है, इसीलिए थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन कोशिश रहेगी कि आप याद कर लीजिए। अब आइए, कुछ वर्ड दिया हुआ है इसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। जैसे क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा आपसे, जो क्वेश्चन याद करने वाला है वह भी तो याद कराना है, चूँकि एक भी पॉइंट हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए आपको समझना भी है और याद भी करना है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पहला क्या क्वेश्चन पूछेगा? भूगोल का जनक क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, भूगोल का जनक बताइए किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भूगोल का जो जनक कहा जाता है हिकैटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकैटियस। ध्यान से याद करते चलिएगा, हम देखेंगे किसका दिमाग बहुत तेज़ है अभी याद करने के लिए, क्योंकि हम पूछेंगे फिर से। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न क्या याद करना है? दूसरा प्रश्न याद करना है वर्तमान भूगोल का जनक। वर्तमान भूगोल का जनक, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमको याद कराना पड़ेगा।
वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जो वर्तमान भूगोल का जनक है वह अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। लास्ट में आपको याद हो जाएगा, इसमें 9 है, 9 याद कराने के बाद बस क्लास आज का यहीं पे बंद कर देंगे। आगे क्लास कल फिर स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके टॉपिक बाई टॉपिक। जहाँ लगेगा हमको कोई ज़्यादा याद कराने वाला है उस दिन कम पढ़ाएंगे, जिस दिन लगेगा कम याद करने वाला है उस दिन ज़्यादा पढ़ाएंगे। ऐसे करके आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। देखिए वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। क्या नाम है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। 3-4 बार रिपीट कीजिए तभी याद होगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और भूगोल का जनक हिकैटियस, जो मैंने यहाँ आपको लिखाया था, देख लीजिए। हिकैटियस ने पुस्तक लिखा था ना, जस्पेरियोडस। इसी हिकैटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। पूछा जाएगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। जैसे ही वर्तमान लिखेगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आपको लिखना है। अच्छा, तीसरा क्या प्रश्न आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं? पूछा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक। आप बोलिए क्या ये सब क्वेश्चन आता है? एकदम आता है, तभी हम आपको याद करा रहे हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक, भूगोल का व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जो व्यवस्थित भूगोल का जनक है इरेटोस्थनीज। क्या कहा जाता है? इरेटोस्थनीज, व्यवस्थित भूगोल का जनक। क्यों? देखिए ध्यान से। चलिए आगे, क्यों पे अभी मत आइए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। इरेटोस्थनीज एक बार मैंने नाम लिया था, भूगोल शब्द का उपयोग किया था, इरेटोस्थनीज। 3 शब्द फिर से रिपीट करते हैं मेरे साथ आपको रिपीट करना है, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। भूगोल का जनक, आप लोग बोलिए, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो लोग बोलिए ज़रूर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस। बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिएगा। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। यानी भूगोल का जनक पूछेगा तो हिकैटियस, वर्तमान भूगोल पूछेगा तो अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नाम भी अजीब है, वर्तमान जैसा नाम है, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर वर्तमान भूगोल का जनक है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। एकदम भैया एकदम व्यवस्थित कर दिया भूगोल शब्द का। भूगोल शब्द का व्यवस्था करने वाला कौन था? इरेटोस्थनीज। तो इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक कह दिया गया। आगे हम याद कराने संबंध में अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको बस याद कराने संबंध ही सोचना है। चौथा, भौतिक भूगोल का जनक। 9 है, 9 बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हम लोग को याद करना है। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो पोलिडोनियम। नाम क्या बोलना है? पोलिडोनियम, डोनियम, पोलिडोनियम। आइए जैसे हम लोग याद करते हैं उस तरीका से याद करते हैं। अगर आपसे बाबू लोग पूछा जाए कि बताइए वर्तमान भूगोल का जनक, क्या बोलिएगा आप लोग? गलत जवाब। वर्तमान भूगोल, वर्तमान में अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगर वर्तमान का बात किया जाए तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान का बात किया गया। अगर हम आपसे बोले भूगोल का जनक, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकैटियस। भूगोल का जनक हिकैटियस। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। वर्तमान अलेक्जेंडर, भूगोल का जनक हिकैटियस। अगर हम बोलेंगे व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज।
इरेटोस्थनीज, ये व्यवस्थित भूगोल का जनक हो गया। और भौतिक भूगोल पोलिडोनियम, भौतिक भूगोल के जनक कौन हो गए? पोलिडोनियम, पोलिडोनियम भौतिक पोलिडोनियम। नाम डिफिकल्ट है, आप याद करने से संबंधित सोचिए कैसे आपको याद होगा पोलिडोनियम। आइए इसे देखते हैं आगे। याद करने का यही तरीका है ताकि लेट तक आपको याद रहा जाए। जो बच्चे को लगता है कि बहुत समय सर ले रहे हैं, आप कृपया 2x स्पीड पे देखिए, क्योंकि हमको हर प्रकार के बच्चों को लेकर चलना है जिन्हें याद कराना है। तो भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम, देख लीजिए ध्यान से। भूगोल, केवल भूगोल बोला जाएगा तो हिकेटियस, ठीक है। वर्तमान में बोला जाएगा तो अलेक्जेंडर वाला नाम लेना है, वर्तमान भूगोल अलेक्जेंडर। व्यवस्थित भूगोल का नाम बोला जाए तो इरेटोस्थनीज, व्यवस्थित किया था भूगोल शब्द का, व्यवस्था किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। और भौतिक भूगोल का जनक बोला जाए तो पोलिडोनियम, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। पहला क्लास बस डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट मतलब याद करने वाला आएगा, उसके बाद जितना भी क्लास है सब समझने वाला है। पहले में कुछ नाम याद करने वाला है, इसीलिए आपको याद करा दे रहे हैं। 4 तो याद कर लिए और 5 याद करना है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक, लास्ट में ट्रिक से आपको याद कराएंगे। सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक आपसे बात की जाए तो कार्ल ओ सावर। क्या नाम है? कार्ल ओ सावर, कार्ल ओ सावर, कार्ल ओ सावर। का ल है ऊपर रेफ है, कार्ल ओ सावर, ठीक है। कार्ल ओ सावर, कार्ल ओ सावर। देखिए ध्यान से, एक कोई सांवला शक्ल का लड़का है, सांवर व्यक्ति, जो एकदम चेहरे पे रंग लगा के अपना सांस्कृतिक रूप दिखा रहा है। कोई व्यक्ति है जो एकदम सांवला कलर का रूप है जैसे मैं, और एकदम रंग बिरंगा चेहरा पे कुछ लगा के और अपना सांस्कृतिक प्रदर्शन कर रहा है, मान लीजिए। कार्ल ओ सावर। जैसे ही सांवर, पहला तो काला है और अपने आप को सांवला बोलता है, कार्ल ओ सावर। यह सांस्कृतिक भूगोल के जन्मदाता हो गए कार्ल ओ सावर, कार्ल ओ सावर सांस्कृतिक भूगोल के जन्मदाता हो गए कार्ल ओ सावर। अगर आपसे हम पूछेंगे भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, देखिए ध्यान से, भौतिक 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 पोलिडोनियम, भौतिक भूगोल पोलिडोनियम, ठीक है। भौतिक भूगोल बोला जाए तो पोलिडोनियम है। अगर व्यवस्थित भूगोल बोला जाए तो इरेटोस्थनीज है, व्यवस्थित किया भूगोल शब्द का। वर्तमान भूगोल बोला जाए तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और भूगोल का जनक हिकेटियस। 2-3 याद हो रहा होगा धीरे धीरे। आगे गणितीय भूगोल के संस्थापक, गणितीय भूगोल के संस्थापक, गणितीय भूगोल के संस्थापक। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? तो गणितीय भूगोल के संस्थापक नाम आपने सुना होगा, थेल्स। थेल्स प्रमेय सुना होगा आपने। तो थेल्स जो थे वैज्ञानिक थे, वह गणितीय भूगोल के जन्मदाता हैं। वैसे भूगोल जहाँ गणित से संबंधित कुछ आपको जानकारी लेनी पड़ती है या उससे संबंधित काम पड़ता है। थेल्स व एक नाम और है अनेक्सीमेंडर। क्या नाम है आपका? एनेक्सीमेंडर। क्या नाम है? अनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर। एनेक्सी आधा क है, सी है, एनेक्सीमेंडर। थेल्स व एनेक्सीमेंडर, थेल्स व एनेक्सीमेंडर। देखिए मैं भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ तब याद हो रहा है। अगर आप बार बार वहाँ रिपीट नहीं कीजिएगा तो आप इस विषय को, यानी कि याद करने वाला जो पॉइंट है, 30% पॉइंट याद करने वाला होता है, 70% समझने वाला होता है। जैसे यह व्यक्ति गणितीय भूगोल के संस्थापक, आपको याद ही करना है, ठीक है। जहाँ समझाने वाला होगा आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको कभी भूलने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन याद करने वाली चीज़ कृपया मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और जहाँ पर आप है वहाँ 3-4 बार बोलिए। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स, याद हो गया होगा। एनेक्सीमेंडर याद कीजिए, एनेक्सीमेंडर।
थेल्स व एनेक्सीमिंडर, थेल्स व एनेक्सीमिंडर यानी दोनों को कहा जाता है गणितीय भूगोल का संस्थापक, 2 व्यक्ति हैं। अच्छा, आइए रिपीट कर लेते हैं फिर से। सांस्कृतिक भूगोल का जन्मदाता कार्ल ओ सांवर, सांस्कृतिक पूछा जाएगा कार्ल ओ सांवर। भौतिक भूगोल पोलिडोनियम, भौतिक भूगोल पोलिडोनियम। व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित किया था किस शब्द का, भौतिक शब्द का व्यवस्था, इरेटोस्थनीज। भौतिक शब्द किसने दिया, इरेटोस्थनीज, तो व्यवस्था किया था इरेटोस्थनीज। वर्तमान भूगोल अलेक्जेंडर, वर्तमान भूगोल अलेक्जेंडर, वर्तमान का बात आया तो अलेक्जेंडर। और भूगोल नॉर्मल था हिकेटियस। इरेटोस्थनीज का बोलना है जब व्यवस्थित भूगोल आए, हिकेटियस का बोलना है जब भूगोल का जन्मदाता आ जाए। भौतिक भूगोल पोलिडोनियम, ठीक है। सांस्कृतिक कार्ल ओ सांवर। गणितीय थेल्स व एनेक्सीमिंडर। 7वां विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व ग्लोब का निर्माता, ग्लोब का निर्माता। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है, तो विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम। कौन है, मार्टिन बैहम, मार्टिन बैहम, मार्टिन बैहम, ठीक है। मार्टिन बैहम, जैसे बैहम नाम से क्या समझ में आ रहा है, वहम, वहम, वहम माने भ्रम, वहम। अरे हमको वहम था कि ग्लोब जो है, विश्व ग्लोब की बात कर रहे हैं, ग्लोब जो है, ग्लोब में कहाँ कहाँ कोई चीज़ होगा, कहाँ कहाँ कैसे पृथ्वी होगी, पूरा भूगोल में जितना भी हमारा ब्रह्मांड है वो कैसे व्यवस्थित होगा, हमारे मन में पहले वहम था, वहम था। तो ग्लोब के बारे में जो निर्माता किया है विश्व ग्लोब, वो किसने किया है, मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम ने क्या किया है, विश्व ग्लोब का निर्माता। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, मार्टिन बैहम, मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम क्या किया, विश्व ग्लोब। फिर रिपीट कीजिए। गणित याद करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है, बार बार रिपीटेशन, ठीक है, दोहराना, रिवीजन। और वही मैं काम आपको करा रहा हूँ। पूरे YouTube पे आपको इतना बार रिवीजन कराने वाला कोई नहीं मिलेगा, गारंटी है, इतना मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, आप थोड़ा सा समर्थन कीजिएगा, जितना वीडियो जाएगा क्लास में ही याद होगा। बस क्लास में थोड़ा सा पेशेंस क्या रखना है कि आप अगर नए छात्र हैं तो उनके लिए तो सोने पर सुहागा है, वो कभी पढ़े नहीं हैं, उनको मज़ा आएगा, याद हो रहा है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो रिवीजन के लिए देख रहे हैं, वह 2x स्पीड से देखिए और सुनिए, वैसे टाइम पे सुनिए जब आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से याद आएगा। बार बार एक ही चीज़ 10 बार रिपीट करेंगे तो अच्छे से याद आ जाएगा। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमेंडर। सांस्कृतिक भूगोल का जन्मदाता कार्ल ओ सांवर, कार्ल ओ सांवर। भौतिक भूगोल पोलिडोनियम। व्यवस्थित भूगोल, आंख बंद करके सुनिएगा जो पढ़ रहे हैं, व्यवस्थित भूगोल इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल, भूगोल का व्यवस्थित शब्द किसने दिया था, इरेटोस्थनीज। वर्तमान भूगोल यानी वर्तमान का बात करें, अलेक्जेंडर। भूगोल शब्द हिकेटियस। भौतिक भूगोल का बात करें, पोलिडोनियम, ठीक है। सांस्कृतिक तो कार्ल सांवर, एक तो काला है सांवला, अपने आप को बोल रहा है, चेहरे पर रंग लगा उगा के, कार्ल ओ सांवर। गणितीय थेल्स व एनेक्सीमेंडर, गणितीय भूगोल का संस्थापक। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम, वहम था हमको ग्लोब के बारे में, तो बैहम हो गया ग्लोब के बारे में जन्मदाता। और बस 2 बचा है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता, अगर बोला जाए कि विश्व का मानचित्र किसने बनाया था, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन था, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन था, तो विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता अनेक्सीमेंडर। कौन था, अनेक्सीमेंडर, अनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र का अनेक्सीमेंडर, ठीक है। यहाँ देखिए एनेक्सीमेंडर, यहाँ क्या है, अनेक्सीमेंडर, अनेक्सीमेंडर, अनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र, मानचित्र किसने बनाया था, अनेक्सीमेंडर। मानचित्र किसने बनाया था, अनेक्सीमेंडर ने, अनेक्सीमेंडर। विश्व मानचित्र किसने बनाया, अनेक्सीमेंडर। जितना बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उतना ही आपको करना है, याद रखिए। अगर सफलता अच्छी चाहिए तो मेहनत शानदार होनी चाहिए, उतना मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा इतना बोलना है, इतना बोलना है कि गला जवाब दे दे आपका। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकर,
भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकर, विश्वकोश का रचनाकर, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकर कौन था? तो भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकर स्ट्रैबो थे। कौन थे? स्ट्राबो भौगोलिक विश्वकोश। नाम देखिए तो, विश्वकोश स्ट्राबो। कुछ शब्द पे जोर डाल के देखिए। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकर किसने किया था? स्ट्राबो। अनेक्सिमेंडर क्या किया था? मानचित्र। अनेक्सिमेंडर मानचित्र किया था। स्ट्रैबो क्या किया था? विश्वकोश का रचनाकर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकर कौन है? स्ट्रैबो। सीधे क्वेश्चन आएगा, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकर कौन है? स्ट्रैबो है। विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है? अनेक्सिमेंडर। ग्लोब का निर्माण करता मार्टिन बेहम। ठीक है, आइए हम 3-4 शब्द लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना ही क्लास आगे आपको मिलेगा। मैं 2-3 रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आया ये रिवीजन कर लीजिए आप। बताइए, 3-4 मैं नाम लिखूंगा, बताइएगा आप। ठीक है, एक इरेटोस्थनीज, तैयार हो जाइए। इरेटोस्थनीज क्या है? इरेटोस्थनीज के बारे में बताइए क्या है भाई। एक अनेक्सिमेंडर क्या है? अनेक्सिमेंडर क्या है? एक एनेक्सिमेंडर क्या है? एनेक्सिमेंडर क्या है? एनेक्सिमेंडर वथेल्स किसके जन्मदाता है? स्ट्राबो किसके जन्मदाता है या किसके रचनाकर हैं? स्ट्राबो। फिर बताइए कार्ल ओ सांवर। कार्ल ओ सांवर। फिर बताइएगा पोलिडोनियम। पोलिडोनियम व्यक्ति किसके रचनाकर हैं? फिर बताइएगा आप हमको हिकैटियस। अब बताइए, चलिए पहला कौन बताएगा? इरेटोस्थनीज के बारे में कौन बताएगा? बताइए। बहुत सुंदर, व्यवस्थित भूगोल का जनक। अगर बोल दिया जाए व्यवस्थित भूगोल का जनक, भूगोल का जनक तो कौन थे? इरेटोस्थनीज थे। बहुत बढ़िया। एनेक्सिमेंडर बताइए क्या थे? मानचित्र, विश्व मानचित्र के निर्माण करता। बहुत बढ़िया, विश्व मानचित्र के निर्माण करता। यूट्यूब वाले भी बच्चे जो हैं अपना बोलते रहेंगे अपने मुंह से। टाइम पे मत ध्यान दीजिएगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो याद तो हो रहा है ना। अनेक्सिमेंडर वथेल्स, गणितीय भूगोल का जन्मदाता। गणितीय भूगोल के जन्मदाता, शब्द गलत लिख दिया मैंने। गणितीय भूगोल के जनक। ठीक है, स्ट्रैबो बताइए। स्ट्रैबो भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकर। सीधे प्रश्न आएगा, आप लिख दीजिएगा। कार्ल ओ सांवर, सांस्कृतिक भूगोल के संस्थापक। पोलिडोनियम, भौतिक भूगोल के जनक। और हिकैटियस, भूगोल का जनक। तो इतना प्रश्न आपको याद हो गया। इतना प्रश्न समझिए कि यह जितना प्रश्न है आपको एक एक मार्क्स एग्ज़ाम में आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास था। एक बार आपको बस रिवीजन हम कर देते हैं।
भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया था। जियो और ग्राफी से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल नामकरण का श्रेय यूनान के निवासी को जाता है। क्यों? क्योंकि यूनान के निवासी कौन थे? इरेटोस्थनीज थे। ठीक है। हिकैटियस ने एक पुस्तक लिखी थी जस पीरियोडस। जस पीरियोडस हिकैटियस की पुस्तक है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। और इन्होंने ही इस पुस्तक में भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध समावेश किया था। भूगोल को एक स्वतंत्र विषय की मान्यता 19वीं शताब्दी में मिली थी और 20वीं शताब्दी में भूगोल विषय में को मनुष्य और पर्यावरण के संबंध के बारे में विकास होने लगा। इसके संबंध में दो विचारधारा आई, एक संभववाद, एक निश्चयवाद। संभववाद कहा गया कि जो मनुष्य जो है पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है, लेकिन निश्चयवाद में कहा गया कि पर्यावरण के अनुसार मनुष्य को चलना पड़ेगा। इसके कुछ समर्थक हैं। वाइडल डी ब्लास संभववाद के हैं, फैब्रे संभववाद के हैं, रिटर, रैटजेल, एलन सेम्पुल और हटिंगटन यह निश्चयवाद के हैं। एलन सेम्पुल के बारे में, रैटजेल के बारे में कहा गया कि रैटजेल नवीन निश्चयवाद के समर्थक हैं। और उसके बाद यह कुछ आपके जनक मैंने लिखवा दिया। चलिए, उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। अगर पसंद वीडियो आया तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट